नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम लोग मैथ के सवाल लगाने वाले हैं जो कि सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के सवालों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ऑप्शन है आपके, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। बी ऑप्शन में है छात्रों की गलत उत्तरों के पूरे हल देना। और सी ऑप्शन में है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। और दोस्तों डी ऑप्शन में है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गणित के शिक्षण अधिगम पर छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने की संभावना न्यूनतम है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानक चिंतन के कौन से चरण पर है। ऑप्शन है स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन, स्तर 0 पहचानना, स्तर 1 विश्लेषण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा स्तर 2 संबंध। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के स्तर 2 संबंध पर है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, सहचर्य गुण, वितरण गुण, संवरक गुण, क्रम विनिमेय गुण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा संवरक गुण। पूर्ण संख्याओं के संवरक गुण के अनुसार किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गणित की शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। बी ऑप्शन में है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सी ऑप्शन में है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। डी ऑप्शन में है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कथन बी सत्य है क्योंकि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 4 दोस्तों कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ए कथन में है संख्याओं की अंतर्दशा समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन में संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। सी ऑप्शन में गणना से पहले संख्याओं को संख्या एक रूप में लिखना सीखना चाहिए। और डी ऑप्शन में है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए और डी दोस्तों सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों फिर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को और संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, बी ऑप्शन में है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, सी ऑप्शन में है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना और डी ऑप्शन में परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर का है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भाजफल का 5 गुना है और शेषफल 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? यहाँ पर दोस्तों अगर हम भागफल x मान लें तो भाजक हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा और शेषफल की अगर दोस्तों बात करें तो शेषफल हमारा हो जाएगा 5x बटे 2 क्योंकि 2 गुना कहा गया है और शेषफल दोस्तों 5 हमें पहले से दे रखा है तो 5x/2 बराबर ये हो जाएगा 5। यहाँ से x हल करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। सो संख्या की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी जो प्रश्न में कहा गया है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है 5x, भागफल है x और शेषफल है 5x प्लस बटे 2, 5x बटे 2। यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 और इसको हल करेंगे जब 5x बटे 2 को तो ये 5 गुणे 2 बटे, यहाँ पर दोस्तों प्लस है बीच में, बटे 2। ये दोस्तों हो जाएगा 20 प्लस 5, ये दोस्तों 25 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो 25 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है तो अगर इसको हम 5 से भाग करें तो ये आता है 4। तो 4 के क्रमागत संख्या है तो इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और 2 इधर आ जाएंगे, ये होगा 5, ये 6। ये दोस्तों संख्याएं होंगी। अब इसमें पूछा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन 3 संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। ये दोस्तों 9 आ जाएगा, 9 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल 1215 है, यदि उनका मासा 9 हो तो उनका लासा क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 1215 और एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें दे रखा है 9 से एलसीएम हमारा हो जाएगा 1215 बटे 9 और इसको जब आप हल करेंगे तो 135 आ जाएगा।
यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। ये दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है जिससे ये ज़्यादा लिख गया है। अब सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और यहाँ पर दोस्तों फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर खर्च हो जाएगा और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताना है आपको। दोस्तों अगर आदमी की आय 100 मान ली जाए, 100 में 75% वो हिस्सा खर्च कर देता था, यानी 25% वो बचाता था। जब दोस्तों उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो पहले आय उसकी 100 थी, जब 20% दोस्तों बढ़ जाएगी तो ये 120 हो जाएगी। खर्च भी दोस्तों उसका 75% था, 10% बढ़ जाता है, तो 75 में हम जब 10% निकालेंगे, 75 में 10% और हम बढ़ा देते हैं, तो 75 की गुणा 110% से हम कर देते हैं। इससे दोस्तों इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 82.5। तो उसकी नई बचत की अगर हम बात करें तो 120 रुपये उसकी आय है, 120 आय है और उसका खर्च अब हो गया है 82.5। तो इसको जब घटाएंगे दोस्तों ये आ जाएगा 37.5। बचत में अब दोस्तों प्रतिशत में अगर हम वृद्धि निकालेंगे, अब दोस्तों उसकी बचत है 37.5 और पहले बचत थी उसकी 25। हाँ, यहाँ पर 25 कर देंगे, पहले बचत थी, और इसको 100 से गुणा कर देंगे। 25 सिकन्ने 25, 25 चक्कू 100 और यहाँ पर दोस्तों 12.5 आएगा और 12.5 को 4 से जब हम गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 50%। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।